हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बच्चे ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का पार्ट 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में, सारी हेडिंग्स और सारे इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपको इसी वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है धातु। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, अधार्तवर्त, तन्य और वैद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। इसके बाद में है धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं बेटा? अब देखिए, चमक। सबसे पहला चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी आदि। अव्यवस्था। अव्यवस्था कैसा होता देखिए, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं? धातु जो होते हैं कमरे के ताप पर कैसे होते हैं? ठोस। अब इसमें एक नोटिस है, मतलब चेतावनी है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। केवल मरकरी, पारा को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु होगी जो द्रव हो जाएगी? उसका इकलौती एक ही धातु है जिसका नाम है मरकरी, या उसका नाम दूसरा है पारा। मरकरी को पारा भी कहते हैं, पारा को मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, यही एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है। ठीक है, ये कई बार बहुविकल्पी में पूछा भी जाता है और इसका 2 नंबर का एक सवाल भी बन जाता है, प्रश्न भी। आगे है अधार्त वर्धता। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को अघात वर्धता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहे की चादर। घनत्व। अब घनत्व क्या है? आपने कक्षा 8 में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए इसमें समझ लीजिए। सामान्यता घनत्व और गलनांक अधिक होता है। किसका? धातु का। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। ठीक है। तन्यता क्या होता है? कई बच्चे तन्यता नहीं जानते, तो आज इस वीडियो में समझ लीजिए तन्यता क्या होता है। धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। यहाँ पर धातु जो होता है उसको पीट पीट कर पतली तार बनाया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को तन्यता। उदाहरण के तौर पर तांबे का तार। ठीक है, आगे क्या होगा देखिए। धातु का धातु का अगला टॉपिक है धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि क्या होता है बच्चों? धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसे ही यहाँ पर क्रिया हो रही है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। अब इसमें धातु में गलनांक एवं क्वथनांक क्या है? सामान्यतः धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। किसमें? धातु में। अधातु। अब यहाँ से अभी तक आपने पूरा का पूरा टॉपिक धातु को समझ लिया। अब चलते हैं अधातु पे। वे तत्व जो अघात वर्धय एवं तन्य नहीं होते हैं तथा भंगुर होते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। अधातु के भौतिक गुणधर्म समझ लीजिए बच्चों। ये पूछ देते हैं आपसे कि धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्मों की व्याख्या या संक्षेप में बताइए। ठीक है, इसमें नंबर 1 है चमक। ठीक है, चमक में अधातु में क्या होता है? चमक में अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। एग्जाम्पल में यानी उदाहरण में कार्बन। लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार पाई जाती है। आयोडीन जो है बच्चों वो अधातु है। यही एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। इसको छोड़कर जितनी भी धातु होंगी वो सब चमकदार नहीं होंगी। अवस्था। कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या था? आए उसमें आपका धातु में कमरे के ताप पर वो ठोस होते हैं मरकरी को छोड़कर, मगर इसमें अधातु में क्या है? कमरे के ताप पर या ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। केवल ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है।
सिर्फ किसको छोड़कर, ब्रोमीन को छोड़कर। यह इकलौती ऐसी चीज है जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। अगला है आघातवर्धता। ठीक है। अ, अधातु आघातवर्धता नहीं होते। ठीक है। कहने का मतलब हम इसको पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते, क्योंकि इसको पीटेंगे वैसे ही भंगुर होते हैं, टूट जाएंगे तुरंत ही। अब कठोरता इसमें देख लेते हैं, क्या है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते, सीधे मना कर दीजिए कर, ये कठोर होते ही नहीं है। मगर इसमें एक नोटिस है, एक चेतावनी है, नोट पॉइंट क्या है, लेकिन हीरा कठोर होता है। जो हीरा है वो हमारा अधातु है, और अधातु में एक ही चीज है जो कठोर पाई जाती है, उसका नाम क्या है, हीरा। तो घनत्व को समझ लीजिए, घनत्व क्या है बच्चों। सामान्यतः अधातु का घनत्व और गलनांक कम होता है, उसमें क्या होता है अधिक होता है, और अधातु में क्या होता है कम होता है। ठीक है। अगला टॉपिक इसी का, तन्यता। अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। धात्विक ध्वनि, धातु कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चालकता क्या होता है इसमें अधातु में, सामान्यतः सभी अधातुएं ऊष्मा एवं वैद्युत की कुचालक होती हैं, यानी उसका उल्टा, धातु का उल्टा होगा अधातु में। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा अधातु में, सामान्यतः अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक धातुओं के अपेक्षा कम होते हैं। अब आपने अधातु के सारे भौतिक गुणधर्म समझ लिए, अब चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पे। किसके रासायनिक गुणधर्म, ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, इस पार्ट के बहुत पूछे गए हैं इस बार पेपर में, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया में आप क्या देखेंगे और पाएंगे, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। जैसे 2Cu प्लस ऑक्सीजन लिया O2, रिएक्शन हुई तो क्या मिलेगा, 2CuO। अब यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस जल क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 निकालेगा। अन्यथा ये करेगा धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक रिएक्शन के हिसाब से आपको बता दें, 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2। उसके बाद में बच्चों हमारा है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस तनु अम्ल, रिएक्शन कराने पे हमें मिलेगा लवण प्लस हाइड्रोजन। अब सभी बच्चे कह रहे होंगे सर आपने ये क्यों लिखा जब आप इसको समझा रहे हैं, तो ये इसका है सामान्य सूत्र। क्या है जो रेड पेन से लिखा, ये है सामान्य सूत्र, और ये है रिएक्शन है। तो रिएक्शन में आप ये तत्व धातुओं को बदल भी सकते हैं, परंतु निष्कर्ष ऐसे ही निकलेगा जाके। ठीक है। तो Fe प्लस 2HCl एरो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम धातु और तनु अम्ल को लेंगे तो हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा, बची हुई चीज क्या होगी, लवण। अब इस लेसन का नया टॉपिक यानी नई हेडिंग, नई हेडिंग क्या है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में समझ लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब आप इसको साइट में देख रहे होंगे, उसमें समझ लीजिए, हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए बच्चों। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं इसमें, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया में क्या हम पाएंगे। देखिए नंबर 1, धातु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। अधातु अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे। तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। नंबर 4, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक हमने अभी हेडिंग आपको बताई आयनिक यौगिक। ठीक है। जिसमें सबसे पहले एक हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग,
NaCl का निर्माण, ये आपका कई बार पूछा गया है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। ध्यान से देखिए बच्चों इसको। तो बच्चों इसका निर्माण बहुत ध्यान से सीख लीजिए। जो Na है, जो आपका Na है, ये है धातु। क्या है? धातु। और जो Cl है वो है अधातु। ठीक है, तो जो Na की परमाणु क्रमांक होते हैं वो होते हैं 11। कितने होते हैं बच्चों? 11। और जो Cl के परमाणु क्रमांक होते हैं वो होते हैं 17। ठीक है, तो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? 2, 8 और 1। ठीक है, उसके बाद में जो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 8 और जितने भी बचे वो सब। ठीक है, कितने बचे? 7। ओके, अब इसके बाद में एक अष्टक बनेगा। अष्टक बनाना ही आपको इसमें समझाना है। ठीक है, अष्टक क्या है? Na है, धातु है, और Cl जो है अधातु है। तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन उपकोष में कितने हैं? 1। तो ये क्या है? 1 है। ठीक है, इसको हमने बिंदु से दिखा दिया। और इसमें कितने हैं? 7। इसमें कितने हैं अंतिम में? 7। तो इसको बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये एक 7। ठीक है, इसका पूरा होने में, अष्टक होने में कितने कमी है? देखिए 2 2 के हैं, इधर सिर्फ एक ही है, 1 की कमी है। और इसके पास एक अधिक है। कितना है? एक अधिक है। तो इसके भी 8 करने हैं और इसके अंतिम में भी 8 करने, यानी ये एक जो है इधर चला है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये अंतिम उपकोष भी इसका 8 हो जाएगा और इसका भी 8 हो जाएगा, यानी ये जो है उठकर इधर चला है तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये पूरा अष्टक इसका बन जाएगा। कहने का मतलब ये इसको दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया Na पॉजिटिव, दे रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, और Cl ने उससे लिया है तो ये क्या हो गया? निगेटिव। ठीक है, इसको रिएक्शन में हम आपको समझा दें तो रिएक्शन में क्या होगा? Na क्या हुआ? Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। कितने दिए? 1। तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो लिख लो समझने के लिए, 2, 8 और 1। अब यहाँ पे उसके बचे कितने? 2 और 8। ठीक है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? Cl को दे दिया। ठीक है, अब इसका Cl का भी समझ लो। Cl का क्या है? Cl ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लिया। क्या लिया? एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? Cl निगेटिव। ठीक है, तो ये रिएक्शंस में आपने समझ लिया। तो आप चलते हैं प्रश्न के अगले टॉपिक्स पे। तो बच्चों अगला टॉपिक है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक के गुणधर्म में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक प्रकृति। ठीक है, भौतिक प्रकृति में क्या होगा? सबसे पहले हमें इसमें बताना होगा कि ये होते किस प्रकार के हैं। तो या ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। कौन से? आयनिक यौगिक जो होंगे वो कैसे होंगे? भौतिक प्रकृति उनकी या ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब खरे। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक इनका कैसा होगा? आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल, केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे विद्युत की चालकता कैसी होगी इसमें आयनिक यौगिक की? तो विद्युत की चालकता कैसी होगी आइए देखते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत को चालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के, आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में चलते हैं धातुओं की प्राप्ति। अब धातुओं की प्राप्ति किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। आप समझ गए? आगे पढ़ते हैं हम अयस्क। अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब फ़ायदा हो, जिस हम अलग कर लें अयस्क को, जो फ़ायदा हमें पहुंचाए उसे अयस्क कहते हैं खनिज में से। ठीक है, आगे होता है आपका गेंग। गेंग क्या होता है? बहुत सिंपल है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गेंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम पढ़ेंगे
खनिज तथा अयस्क में अंतर। ठीक है, अब खनिज में हम पहला अंतर देखते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु तथा उनके यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अयस्क में जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। मतलब दोनों की परिभाषा है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 में खनिज में कुछ खनिजों में ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। अयस्क में नंबर 2, सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। खनिज का नंबर 3, कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। नंबर 3 आपका अयस्क में इस प्रकार की अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं। अब इसके बाद में हम इसको प्राप्त किन किन विधियों द्वारा कर सकते हैं तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे नंबर 1 है हमारा हेडिंग है धातु की प्राप्ति। नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे धातुओं का परिष्करण। ठीक है। तो नंबर 1 क्या है उसको पढ़ लेते हैं। समझ लीजिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अयस्कों का समृद्धिकरण। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अशुद्धियों को हटाने के बाद अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ जाती है। इसे अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो वीडियो को रोक दीजिए, पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। अयस्कों का समृद्धिकरण अनेक विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे नंबर 1 में पानी से साफ करके, नंबर 2 छानकर, नंबर 3 रासायनिकों का उपयोग कर, नंबर 4 चुंबक के द्वारा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नंबर 2 पे, धातुओं का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण करने के लिए हमारी जो एक अधिक क्रियाशील श्रेणी है, दूसरी है मध्य क्रियाशील और फिर है कम क्रियाशील। तो इस श्रेणी को आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो अधिक क्रियाशील में है ये हमने आपको सही से सेट करके दे दिया है इसमें क्रम बाय क्रम। सबसे पहले अधिक क्रियाशील होता है के यानी पोटेशियम, फिर Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम और Al यानी एल्यूमिनियम। ठीक है। ये क्या कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। इनको कैसे प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन क्रिया कराने के बाद में इनको हम शुद्ध रूप से या स्वतंत्र रूप से पा सकते हैं। ठीक है। मध्य क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? जैसे Zn, Fe, Pv, Cu, जैसे जिंक, आयरन और लेड और कॉपर। इनके हिंदी में नाम इधर हैं। सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होते हैं। कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है तब यह शुद्ध रूप से हमको स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। अब कम क्रियाशील तत्व जैसे Ag यानी सिल्वर यानी चांदी, Au यानी गोल्ड मतलब सोना, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद में हमारा कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यह बहुत अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हमने 2HgS ले लिया प्लस 3 ऑक्सीजन और हमको मिला क्या 2HgO प्लस 2SO2। उसके बाद में फिर से हमने इधर का लिया है, क्या है ये तत्वों ने फिर से लिया है। इसका रिएक्शन कराएंगे 2HgO, रिएक्शन में 2Hg अलग और प्लस ऑक्सीजन अलग। ठीक है। नहीं समझे तो वीडियो को रोक दीजिए और समझ लीजिए। इसी प्रकार Cu2S से Cu का निष्कर्षण। अब Cu2S से Cu को कैसे निकाला जाए? 2Cu2S प्लस 3O2 मतलब ऑक्सीजन, फिर एरो में 2Cu2O प्लस 2SO2। ठीक है। इसका निष्कर्षण ऐसे होगा। ठीक है। अब दूसरे तौर पर 2Cu2O प्लस 2Cu2S एरो लगाएंगे, 6Cu2 अलग हो गया और SO2 अलग हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं मध्य क्रियाशील तत्वों
मध्य क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण की तरफ। ठीक है, अब इसमें है नंबर 1, या धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। यह जितनी भी धातुएं मध्य क्रियाशील होती हैं वो सब किसके रूप में पाई जाती हैं, या फिर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। किससे? ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत सरल होता है। फिर सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ये कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। नंबर 1 है भर्जन। ये आपका 2023 के बोर्ड पेपर में आया भी था। ठीक है, भर्जन लिखने को। भर्जन में कैसे हो सकता है, देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। उदाहरण में रिएक्शन के तौर पर समझ लीजिए, जैसे 2 जिंक सल्फाइड प्लस 3 ऑक्सीजन, एरो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं कार्बोनेट अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। 2 तरीके हमने बताए थे आपको, या फिर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट। सल्फाइड वाला ये है, अब कार्बोनेट का अलग होता है। कार्बोनेट के अयस्क के साथ धातुओं का निष्कर्षण जब करेंगे तो उसमें विधि लगाएंगे निस्तापन। किसकी? निस्तापन की। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा यानी अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण पर जिंक कार्बोनेट, एरो जिंक ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। ठीक है बेटा, इसके बाद में भर्जन, यहाँ पे एक पॉइंट है, भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, 2 विधियों से प्राप्त होता है। नंबर 1 हमारा सल्फाइड और नंबर 2 कार्बोनेट। और जो कार्बोनेट ये इस्तेमाल होगा वो निस्तापन में इस्तेमाल होगी विधि, और जो हमारी सल्फाइड प्राप्त करने के लिए भर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे बहुविकल्पी बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि नीचे से हम लोग इनको समझेंगे। नीचे से मतलब सबसे पहले हमने आपको समझाया कम क्रियाशील, और फिर मध्य क्रियाशील, अब क्या है, अधिक क्रियाशील। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील को कैसे हम प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता। इसका अपचयन नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अब नंबर 2, इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण NaCl से Na का निष्कर्षण। चित्र में आप देख लीजिए बच्चों, साइड में शो कर रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, धातु कैनोड पर और क्लोरीन एनोड पर। तो कैथोड पर क्या है, धातु है, और एनोड पर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, उम्मीद है चित्र से आप समझ गए होंगे। अब नंबर 3 है धातुओं का परिष्करण। तो हमने नंबर 1 आपको पढ़ाया बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बताया धातुओं की प्राप्ति किन किन विधियों द्वारा की जा सकती है। नंबर 1 में मैंने आपको बताया है, एक बार चेक कर लीजिए, धातुओं का समृद्धिकरण। नंबर 2 में आपको बताया धातुओं का निष्कर्षण। फिर आपका नंबर 3 है धातुओं का परिष्करण। चलिए इसको बताते हैं, आपको समझाते हैं। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। नंबर 1, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी अशुद्ध धातु अपघटन में घुलने लगेगा। क्या होगा, जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो अशुद्ध धातु होगी वो अपने आप घुलने लगेगी। नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, उसी समय अपघटन से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होती है, मतलब उसमें लगती रहती है। नंबर 3 में हम देखेंगे अविलय अशुद्धियों एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंग कहते हैं। अविलय मतलब जो घुलती नहीं है, वो अशुद्धियाँ किस पे लगेंगी, जाकर हमारी चिपटेंगी एनोड पर, तली पर चिपक जाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड पग कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे संचरण। संचरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका पार्ट 3 का, पार्ट 2 में भी है, पार्ट 1 में भी है और पार्ट 3 में भी है। चलिए इसको समझाते हैं आपको। संचरण है क्या, सबसे पहले तो आप इसमें ये समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, धातु अपने आसपास
धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संचरित हो जाती है। मतलब जो धातु होती है उसके आसपास जो नमी और वायु के संपर्क में जैसे ही धातु आती है वैसे ही वो संचरित होना प्रारंभ कर देती है। जैसे यहाँ पर नंबर 1, सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। आपने जो चांदी के सिक्के देखे होंगे, अगर वो काले हैं तो यानी इन पर जंग लगना शुरू हो चुका है। नंबर 2 में आप देखेंगे कॉपर आर्द्र यानी कार्बन डाइऑक्साइड, माफ करिए कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, CO है, के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। मतलब तांबे के ऊपर जो जंग लगेगी वो कैसी होगी, हरे रंग की। लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बनाता है। आपने लोहे के ऊपर तो जंग लगी देखी ही होगी, ठीक है, वो भूरे रंग की होती है। अब इनसे हम संचरण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं अपने धातुओं की, तो यहाँ पर वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें पूछा भी जाता है 4 नंबर में, 6 नंबर में कि संचरण क्या है एवं उससे सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो धातुओं को संचरण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे पेंट करना, आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो लोहे के गेट होते हैं उनको पेंट करा जाता है इसीलिए। तेल लगाना, ठीक है। यशद लेपन, यशद लेपन क्या है मैं आगे बता दूंगा आपको। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। नंबर 1 आपको बता दें यशद लेपन क्या है, लोहे व इस्पात, लोहा मतलब और स्टील, ठीक है, इस्पात मतलब स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रम को यशद लेपन कहा जाता है। अब एनोडीकरण क्या होता है, A2O3 की परत चढ़ाकर, ठीक है, A2O3 की परत हम जब चढ़ा देते हैं तो उसको कहते हैं एनोडीकरण, ठीक है। फिर है मिश्र धातु, इसमें एक चीज आई थी मिश्र धातु क्या है, तो वो भी समझ लीजिए बच्चों। मिश्र धातु यह है, यह 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है, जिसको हम लोग धातु के ऊपर लगा देते हैं तो सबसे पहले जंग मिश्र धातु को ही लगेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट 3 धातु एवं अधातु समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद।